अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेबर लॉ, द वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968। जैसे इसका पर्पस हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसका पर्पस ये है, ये एन ऑर्डिनेंस टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो इसने तमाम कवानीन को जमा किया जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थे, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट से। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या थी और बाकी इसके कंटेंट्स क्या हैं। एप्लीकेबिलिटी: एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन 20 or more workmen are employed directly or through any other person, whether on behalf of himself or any other person, or were so employed on any day during the preceding 12 months। जहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं उस पर ये इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे ये अप्लाई होगा। Such classes of the industrial and commercial establishment act as government may from time to time by notification in the official gazette specify in this behalf। और वो भी जिनको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई कर दे कि इन पर भी एप्लीकेबिलिटी होगी। एक वो इस्टेब्लिशमेंट्स इंडस्ट्रियल हों या कमर्शियल जिनमें 20 और ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं और या एम्प्लॉयड रहे किसी भी दिन आखिरी 12 महीनों में। दूसरा ये कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर सकती है इसमें। अब इसका एक प्रोवाइज़ो है जो प्रोवाइडेड दिया गया है, नथिंग शैल अप्लाई टू इंडस्ट्रियल एंड commercial establishment carried on by or under the authority of the federal or any provincial government where statutory rules of service, conduct or discipline are applicable to the workmen employed। तो जहाँ पर स्टैट्यूटरी रूल्स ऑफ सर्विस, कंडक्ट और डिसिप्लिन एप्लीकेबल हैं वर्कमैन पे, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है। ये सेक्शन 2 बहुत अहम है। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में एक और चीज़ होती है कि इसको एज इट इज़ ही देखना होता है। इसमें कोई जनरल समझाने वाली बात या इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा जो सिर्फ डेफिनेशन से रिलेट करना हो। अगर आज होता तो हम शायद ये सेक्शन 2 पर ही आज का लेक्चर हमें ख़त्म करना पड़ता। तो एक ओवरव्यू के लिए हम सेक्शन 2 को स्किप करके आगे जाएंगे सेक्शन 3 पे। लेकिन सेक्शन 2 डेफिनेशंस हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। Enforcement: in every industrial or commercial establishment, conditions of the employment of workmen and other incidental matters shall, subject to the other provisions of this ordinance, be regulated in accordance with the standing orders। मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स में जो कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वर्कर्स की और उससे रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस के, मतलब इस ऑर्डिनेंस में अगर कहीं और भी कुछ है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स आगे हैं जो शेड्यूल में दिए गए और सेक्शन 2G में डेफिनेशंस में इसको डिफ़ाइन किया गया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या हैं, तो उनके मुताबिक चलेगा। लेकिन सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस के, अगर इस ऑर्डिनेंस में कहीं और कुछ और भी है तो वो भी अप्लाई होगा और वो यानी कि इससे ऊपर अप्लाई होगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स से। मॉडिफिकेशन बाय मीन ऑफ अ कलेक्टिव एग्रीमेंट: अगर कोई मॉडिफाई करना चाहता है इस लॉ को और इनमें जो दिए हुए हकूक़ हैं तो वो बाय मीन ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच एग्रीमेंट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अवे और डिमिनिशिंग एनी राइट और बेनिफिट अवेलेबल टू द वर्कमैन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल। अब यहाँ बात यह है कि कोई भी ऐसी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता जो कि इन राइट्स जो दिए गए हैं शेड्यूल में उनको कम कर दे। मतलब अगर कुछ बढ़ा रहा है तो ठीक है, कोई हक वो छीन ले या कोई हक उसमें कमी कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। मॉडिफिकेशन सिर्फ यानी कि हम इसमें बढ़ाने के लिए हो सकती है और वो भी बाय मीन ऑफ अ कलेक्टिव एग्रीमेंट। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स: तकरीबन जो भी लॉज होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं और वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस के लिए, तो उसमें अक्सर ये शर्त होती है कि इसको आप पोस्ट करेंगे। और इसमें पोस्ट का जैसे तरीका बता दिया गया
एक तो लैंग्वेज में होगा जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश और उर्दू में भी होगा। एक तो लीजिबल कॉपीज़ होंगी जो पढ़ी जा सकें, और प्रोमिनेंट प्लेस पे से पोस्ट किया जाएगा, जैसे कि एंट्रेंस गेट है जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ वर्कर एंटर होते हैं, और जो तमाम डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्कर्स अप्लाइड हैं, इंस्पेक्टर्स। अच्छा, इंस्पेक्टर्स का ये है कि इसको डिटेल में इंस्पेक्टर्स की दो पावर्स होती हैं, एक इंस्पेक्शन की होती है और एक एनफोर्समेंट इंश्योर करनी होती है स्टैंडिंग ऑर्डर की। उसमें ये है कि वो किसी वक्त जब चाहे, यानी कि डेज़ की आवर में जो रीज़नेबल आवर्स हैं उनमें वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एंटर होकर इंस्पेक्ट कर सकता है कि क्या ये लॉ अप्लाई हो रहा है, और अगर उसकी वायलेशंस हों कहीं पर तो फिर वो रेफ़र कर देगा उसे लेबर कोर्ट में। अब हम ये पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर बढ़ते हैं तो हम ये भी क्लियर करेंगे कि ये ट्रांस प्रोविंशियल अगर एंटिटीज़ पे अप्लाई हो रहा है तो फिर लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कैसे आ गई। पेनल्टीज़ एंड प्रोसीजर: एन एम्प्लॉयर हु मॉडिफाइज द स्टैंडिंग ऑर्डर एज एप्लीकेबल टू हिज इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट otherwise than in accordance with section 4 shall be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees, and in case of continuing offence with a further fine which may extend to 200 rupees for every day after the first day during which the offence continues। अगर कोई शख्स मॉडिफाई करता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स को और मॉडिफाई करके वहाँ पर पेस्ट करता है तो उसमें ये है कि उसको पनिश किया जाएगा 5,000 रुपये के साथ। और जिस दिन ये ऑफेंस यानी कि वायलेशन कमिट होगी उससे फिर हर एक में, यानी 5,000 तक इसको एक तो पहले किया जा सकता है समल के लिए, फिर हर दिन पे इसको 200 रुपये की पेनल्टी लगाई जा सकती है। एन एम्प्लॉयर हु डज एनी एक्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स as applicable to his industrial or commercial establishment shall be punishable with fine which may extend to 100 rupees, and in the case of continuing offence with a further fine which may extend to 25 rupees for every day after the first day during which the offence continues। अगर यहाँ पर कोई स्टैंडिंग ऑर्डर्स की वायलेशन है तो उसके तहत फिर 100 रुपये तक यानी कि फ़ाइन उसको किया जा सकता है, और हर दिन के लिए जब फ़ाइन कंटिन्यू यानी कि होगा, जब ये वायलेशन कंटिन्यू रहेगी तो उसके ऊपर 25 रुपीज़ लग सकते हैं। अब ये थर्ड की नेचर अगर आप देखें तो हु एवर कॉन्ट्रावीन्स, मतलब पहली जो दो कॉन्ट्रावेंशंस थी वो एम्प्लॉयर की तरफ से थी, यहाँ पर हु एवर कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शेल if no other penalties elsewhere provided by or under this ordinance for such contravention be punishable with fine which may extend to 100 rupees। यानी यहाँ पर कोई भी, ये एम्प्लॉयर नहीं, अगर कोई भी ऐसा करते हैं और जिसकी यानी कि पेनल्टी यहाँ प्रोवाइड नहीं हुई उसको 100 रुपीज़ तक फ़ाइन किया जा सकता है। Whoever having been convicted of any offence punishable under section 1, 2 or 3, ये ऊपर जो हम 1, 2 और 3 पढ़ रहे हैं सबसेक्शन, अगेन कमिट सच ऑफेंस शेल ऑन कन्विक्शन बी लायबल टू डबल द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सच ऑफेंस अंडर द फोरसेट सेक्शन। अगर जो बंदा एक बार इसमें सज़ा याफ्ता है और वो दोबारा ये काम करता है तो उसकी फिर पनिशमेंट जो है वो डबल हो जाएगी। No prosecution for an offence punishable under this ordinance shall be instituted except by or with the previous permission in writing of the inspector। जो prosecutions इसकी के तहत स्टार्ट होंगी ऑफेंस जो पनिशेबल है अंडर दिस ऑर्डिनेंस, वो या तो इंस्पेक्टर करेगा जो हम पीछे पढ़ के सेक्शन 6 में, और या फिर उसकी प्रीवियस परमिशन होगी इन राइटिंग। No court other than a labor court established under the Industrial Relations Ordinance 1969 shall try any offence under this ordinance। अब यहाँ पर एक क्या कहें ऑक्सीमोरोन आ गया कि कॉनंड्रम आ गया कि ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर जो ट्रांस प्रोविंशियल एंटिटीज़ होंगी वो भी लेबर कोर्ट में जाएं, जबकि ट्रांस प्रोविंशियल्स के लिए तो NIRC है और जो प्रोविंशियल है उनके लिए लेबर कोर्ट है। अब इसमें डिसाइड ऐसा हुआ, जो जजमेंट्स ने डिसाइड किया कि जब ये कानून में जब नेगेटिवली कह दिया जाए कि नो कोर्ट अदर देन अ लेबर कोर्ट, तो उस वक्त ज्यूरिसडिक्शन इसके तहत लेबर कोर्ट की ही होगी और ये मैटर लेबर कोर्ट में ही जाएगा। उसके बाद यानी कि लेबर एपलेट बोर्ड में जाएगा, फिर ट्राइब्यूनल यानी उसमें जाएगा, फिर उसके बाद आगे मतलब आप रेड ज्यूरिसडिक्शन सेल करते हैं
कैसे जाते हैं? तो मतलब लेकिन ये ट्रांस प्रोविंशियल का भी लेबर कोर्ट में ही जाएगा मैटर. Exemption: government may subject to such conditions as it thinks fit to impose by notification in the official gazette, exempt any industrial or commercial establishment or class of such establishments from all or any of the provisions of this ordinance. गवर्नमेंट की पावर है कि नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गज़ट में तो इसे एग्जेम्प्ट कर सकती हैं किसी भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को. Protection to existing condition of employment. Nothing in this ordinance shall affect law, custom, usage, award, or agreement in force immediately before the promulgation of this ordinance, insofar as such law, custom, usage, award, or agreement ensures condition of employment more favorable to workmen than those provided in the standing orders. मतलब ये है कि जो अगर कोई लॉ, कोई कस्टम, कोई अवार्ड, कोई एग्रीमेंट अगर वो मोर ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है तो उनको चेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो अप्लाई होगा और उसमें उसको इफ़ेक्ट नहीं होगा अगर वो ज़्यादा फेवरेबल प्रोवाइड करता है. कम फेवरेबल वाले पे तो ये अप्लाई हो जाएगा. रिपील द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960 in its application to the province of West Pakistan is hereby repealed. रिपील हो गया. जैसे पुराना कानून था, एक जनरली है, यहाँ लॉ आएगा तो रिपील ही होगा. अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन हम करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन में इनकी ये 6 क्लासेस होती हैं. एक परमानेंट वर्कर्स होते हैं, प्रोबेशनर्स होते हैं, बदलीज होते हैं, देन टेम्परेरी हैं, अप्रेंटिसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं. अब परमानेंट वर्कर, ये परमानेंट वर्कर अब कौन होता है? परमानेंट वर्कर वो होता है जिसे इंगेज किया गया है ऐसे काम के लिए जो 9 महीने से ज़्यादा वक्त तक रहेगा. कोई ऐसा काम जिसकी जो नेचर है कि इट विल लास्ट फॉर मोर देन 9 months, और इस बंदे ने सेटिस्फैक्टरीली प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 3 months कंप्लीट कर लिया है. तो जो बंदा ऐसे किसी काम में इंगेज किया जाए कि जो 9 महीने से ज़्यादा लेगा कंप्लीट होने में और जिसने 3 महीने की प्रोबेशन कंप्लीट कर ली हो, वो शख्स परमानेंट वर्कर कहलाएगा. और इसमें इंक्लूड है बदली, हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 months और फॉर 183 days ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 12 consecutive months. इसमें ये वो बदली भी इन्वॉल्व है जिसको कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए कर दिया जाए या फिर 183 days ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ 12 consecutive months. आखिरी यानी 12 महीने में उसको 183 दिनों के लिए एम्प्लॉय किया गया हो, चाहे वो अलग अलग हों. Probationer is a workman who is provisionally employed to fill a permanent vacancy in a post and has not completed 3 months services therein. If a permanent employee is employed as probationer in a higher post, he may at any time during the probationary period of 3 months be reverted to his old permanent post. Probationer, जैसे हमने पहले पढ़ा कि परमानेंट वर्कर कैसे बनता है, जो अपनी प्रोबेशन पूरी कर ले. तो मतलब कि पहले प्रोबेशनर आया और जिसने भी 3 महीने की सर्विस कंप्लीट नहीं की, तो जब वो सर्विस कंप्लीट करेगा तो परमानेंट वर्कर बन जाएगा और प्रोबेशनर तब तक रहेगा जब तक सर्विस कंप्लीट नहीं करता. यहाँ से हमें एक और चीज़ मालूम हुई कि प्रोबेशनर जो है वो किसी ऐसे काम के लिए ही आया है जो 9 महीने से ज़्यादा रहने वाला हो, क्योंकि अदरवाइज़ तो 9 महीने से अगर कम पे वो ख़त्म हो जाए तो वो तो फिर परमानेंट वर्कर बन ही नहीं सकता. बदली इज़ अ वर्कमैन हु इज़ अपॉइंटेड इन द पोस्ट ऑफ परमानेंट वर्कर और प्रोबेशनर हु इज़ टेम्पोरेरीली एब्सेंट. तो ये बदली भी वो बंदा आ गया और मामला फिर ये हो गया कि बदली जो है वो परमानेंट वर्कर में हमने पढ़ा था कि कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो कंटिन्यूसली 3 महीने के पीरियड के लिए अप्लाई रहे जॉब में, या फिर 12 महीने में 183 दिन के लिए. A temporary worker is a workman who has been engaged for work which is of an essentially temporary nature, likely to be finished within a period not exceeding 9 months.
अब मतलब ये एक ऐसा वर्कर है जिसे इंगेज किया गया एक ऐसे काम के लिए जो 9 महीने से ज़्यादा नहीं लगाएगा, 9 महीने से पहले ख़त्म हो जाएगा। जिसमें एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अगर कोई घर बनाने के लिए किया है जो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके जो वर्कर्स हैं वो टेम्पोरेरी वर्कर्स ही रहेंगे। या किसी कंपनी ने किसी पेंट करने का कोई बहुत बड़ा कहते हैं असाइनमेंट उनको मिली है, लेकिन वो 6 महीने में 5 महीने में ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह उनके भी लोग जो हैं वो टेम्पोरेरी रहेंगे। अप्रेंटिस इज़ अ पर्सन हु इज़ एन अप्रेंटिस विद इन द मीनिंग ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस 1962। तो ये तो बात क्लियर होगी कि अप्रेंटिस के लिए एक अलग मतलब बाकायदा एक ऑर्डिनेंस है 1962 का। हम उसे भी जब डिफरेंटली पढ़ेंगे तो अप्रेंटिस को डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मीन्स अ वर्कर हु वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ रिम्यूनरेशन टू बी कैलकुलेटेड ऑन पीस रेट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जैसे बता दिया गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, इसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है और उसकी बेस पे ये काम करता है। अब उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होगा और उसके लिए उससे पैसे दिए जाएंगे, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहा जाएगा। तो आज का हम अपना लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं ये हमारे स्टार्ट हुए, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स हमने पढ़ा। अब बाकी स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं हम वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर हम इसे एक लेक्चर में करते तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता, इस वजह से हमने इसे यहाँ तक महदूद की है और इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में हम अपना स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस कंप्लीट कर लेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।